हेलो और प्यारे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया मस्त। तो आज हम आप लोग के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, और जिसमें हम आज आप लोग को फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशनल के बारे में बताएंगे। तो मेरा नाम है आदित्य सोनी और आप अपने प्यारे से चैनल अभी टारगेट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो पहला है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज, कैसे डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, वो चीजें देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है कि द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड व्हिच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो क्या कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी ये कह रहा है कि जो हमको डिस्क्राइब करे, क्या फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमको जो चीज डिस्क्राइब करे कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे लिखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू होता है n इनटू में u, वेयर इज n है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u है यूनिट। ठीक है। तो बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने एक पेन और कॉपी नहीं निकाली है तो पेन एंड कॉपी प्लीज निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा नोट्स वही होता है जो आप लोग सेल्फ बनाते हैं। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती है इक्वल्स टू n इनटू v, u वेयर इज n न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वेयर इज u यूनिट। तो इसको हम समझे कैसे समझे? तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपके पास कोई एक हाथी है, आपके पास तो नहीं होगा, जंगल में होते हैं। जैसे कोई हाथी है, कितना अच्छा देखो फिगर लग रहा है हाथी का, काफी अच्छा फिगर है। और एक बकरी है, क्या है? बकरी, बकरी माने गोट। तो उसका भी थोड़ा सा छोटा बना देते हैं हम लोग। सपोज कर लो बकरी है, सपोज करने में क्या जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो गोट है, गोट वो 150 टाइम्स ऑफ एलिफेंट है। मींस हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो वेट ऑफ एलिफेंट इक्वल्स टू है 150 टाइम्स ऑफ गोट, 150 टाइम्स ऑफ गोट। मतलब कि जो एलिफेंट का वेट है, वेट वो गोट के 150 टाइम्स पार है। समझ रहे हैं ना? तो मतलब ये जो डिफाइन करता है n क्या है यहाँ पे? n 150 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट ये जो गोट है किसके सापेक्ष या ये डिस्क्राइब करता है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम ह्यूमन में देख लेते हैं। हम ह्यूमन में, तो कोई ह्यूमन है, ह्यूमन ही मान लेते हैं, कोई ह्यूमन है, इसका कान है, इसका ये है, पैर है, हाथ है। तो कोई ह्यूमन है, वो जो गोट्स है, गोट उसका 2 टाइम्स है। मतलब जो ह्यूमन का वेट है, ह्यूमन का वेट वो गोट्स के 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ गोट। गोट्स काफी पतली है, खाती पीती कम रहती है, इसलिए पतली है। तो 2 टाइम्स ऑफ गोट, वेयर इज 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, वेयर इज टाइम्स ऑफ गोट, मतलब डिफाइन कर रही है कि किसके लिए यूनिट्स। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब हम आगे आप लोगों को जो बताएंगे वो है फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। तो बच्चों हम लोग अभी हेडिंग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं? पहला आपका टाइप्स है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और सेकंड है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और थर्ड आपका है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? पहला है फंडामेंटल, दूसरा है डिराइव्ड, और तीसरा है सप्लीमेंट्री। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ते हैं पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटीज में पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसको समझते हैं क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहला है which do not depend any other physical quantities। सिंपल सा डिफिनेशन है which do not depend any physical quantity। any मतलब कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे क्या ना हो, डिपेंड ना हो, कहलाता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। अब जैसे क्या होता था कि हर एक चीज की साइंटिस्टों ने एक डिफाइन की है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिफाइन किया है कि ये ऐसा है वो वैसा है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में भी कुछ डिफाइन चीजें हैं। डिफाइन चीजें क्या क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ 7 है। कितना है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। जो पहला है आपका, पहला है बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है। पहला है लेंथ, नहीं पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका, पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं क्या नाम है, नेम, इसका जो नेम है, और दूसरा यूनिट, और कॉलम बना लेते हैं सिंबल, SYM सिंबल। क्लियर है। सिम हम लोग बनाते चलते हैं। पहला है लेंथ, दूसरा है मास, और तीसरा है आपका टाइम, चौथा है आपका टेम्परेचर, वीडियो सही बनाइए, टेम्परेचर। और 5 आपका है इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये आपके हैं फिजिकल क्वांटिटीज के नेम, और यहाँ पे हम इसके क्या लिखते हैं, यूनिट्स लेंथ का क्या है, मीटर, क्या है, मीटर। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, और टेम्परेचर का केल्विन। कुछ किताबों में केल्विन लिखा होता है, और कुछ किताबों में इसको हम थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है आपका, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका क्या होता है, कैंडिला। और मोल्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है आपका मोल। क्या होता है बच्चों, मोल। नेम हो गया, यूनिट हो गया। अब हम बात करते हैं इसका सिंबल क्या है, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ का यूनिट मीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यम से। किससे करते हैं, यम से। इसके बाद मास का यूनिट है किलोग्राम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। ठीक है बच्चों। टाइम का सेकंड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। टेम्परेचर का होता था केल्विन, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के या थीटा से। ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, और केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से या डिग्री सेल्सियस से। ठीक है बच्चों। आगे है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, और इसका जो सिंबल होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। आगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीएडी से। ठीक है बच्चों। अगला है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
इसका यूनिट होता है मोल और इसका सिंबल होता है MOL। ठीक है बच्चों, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे CAD नहीं होगा बल्कि CD होगा। क्लियर है? अब देखो क्या है, पास है लेंथ मीटर, सिंबल है यम, मास का किलोग्राम और इसका सिंबल है केजी, टाइम का सेकंड और है यस, टेम्परेचर केल्विन की से या डिग्री सेल्सियस से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर और सिंबल होता है ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला से जिसका सिंबल होता है सीडी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है, रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल से। क्लियर बच्चों? अब हम बात करेंगे दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अगला फिजिकल क्वांटिटीज है डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ना। सो क्या होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में आइए समझते हैं। क्या होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? which made up of fundamental physical quantities। क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कि which made up of fundamental physical quantities means जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना होता है उसे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? तो बहुत से होते हैं, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, बहुत होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एरिया का लेते हैं, एरिया इक्वल टू होता है मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो मीटर है तो मीटर दो चीजें होगी, जैसे ये चीज है, ये इसको हम लेंथ में भी मेजर कर सकते हैं और ब्रेथ में भी मेजर कर सकते हैं। तो जो ब्रेथ में मेजर कर रहे हैं वो भी तो लेंथ का ही हिस्सा हुआ, तो इसमें क्या होता है, इसको लिख सकते हैं लेंथ इनटू में ब्रेथ, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो लेंथ एंड ब्रेथ तो इसको हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ। अब बताओ, लेंथ का मीटर होता है मीटर यूनिट, और ब्रेथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना। अब बताओ, ये जो मीटर है यम है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये यम क्या है? वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल और दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ गया। मींस ये है जहां पे आपको दो या दो से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दिख गए तो आप समझ जाओ वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? आगे चले, ठीक है। तो अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल आपका है वैल्यूम। क्या है? वैल्यूम। वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है? बताइए बताइए। सर कक्षा 9 में पढ़े थे, याद था, भूल गए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, भूल गए। वैल्यूम इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू मास। यही होता है ना, फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वैल्यूम। तो वैल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वैल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन, अब तुम लोग कहोगे सर भूल गए ना, सॉरी बोलूंगा नहीं। मास अपॉन डेंसिटी याद नहीं रहता, इतने यूनिट्स याद करते करते हालत खराब हो जाती है। तो वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। अब आप बताओ, मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? केजी से, मतलब किलोग्राम ना, किलोग्राम। डेंसिटी की बात आई, अब क्या करोगे? तो सर हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वैल्यूम, तो वहां से निकालेंगे इसका पहले फार्मूला।
तो मास अपॉन वैल्यू, मास का होता है किलोग्राम और वैल्यू का क्या होता है बताइए बताइए, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब आप हमें बताओ किलोग्राम किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, क्लियर है। यहाँ पे कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो क्या ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगा, एग्जैक्टली होगा बच्चों, एग्जैक्टली होगा। तो हम आगे बताते हैं, एग्जांपल के थ्रू भी समझाते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें सिंपल सी बात यही है कि जो कई फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना हो वही होगा आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर है। अब आपका अगला फिजिकल क्वांटिटीज है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा तीसरा आपका फिजिकल क्वांटिटीज है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। हमने पहला पढ़ा फंडामेंटल, दूसरा पढ़ा डेराइव्ड और हम तीसरा पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्या सर आप कक्षा 9 की चीजें हमको बता रहे हैं, हमको पता है सर क्या होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड। इसमें क्या खास चीज है सर, सॉलिड एंगल। तो सर आपके ये बता रहे हैं कि आपको एक छोटी सी चीजें रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक है डायमेंशनल। डायमेंशनल क्या होता है तो इस लेक्चर के बाद हम उसको बताएंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन करते चलते हैं। एंगल क्या होता है बच्चों, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग तो वैसे भी कक्षा 9 में तेज रहते हैं ना, बहुत तेज थे आप लोग कक्षा 9 में। तो एंगल के बारे में समझते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है कि दो प्लेन अगर थोड़ा सा झुक जाए तो वहां पे एक एंगल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। यहाँ पे एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे थीटा, क्लियर है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो एंगल होता है वो आपका 2D में लिया जाएगा, किसमें लिया जाएगा, 2D में। और जो आपका सॉलिड एंगल होगा वो 3D में लिया जाएगा, क्लियर है। तो एंगल बेटा कुछ है नहीं, देखो दो प्लेन आपस में थोड़ा सा झुकाव करते हैं, घिर जाते हैं, तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम थीटा कहते हैं, क्लियर है। तो एंगल जो होता है आपको पता है, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े थे, बहुत पढ़े थे। ये होता था आपका आर्क, ये आर्क सी ना सर, और ये होता था आपका रेडियस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते थे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फार्मूला होता था बेटा ये, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फार्मूला होता था बेटा। अब देखो क्या है एंगल, कई कई किताबों में इसको लिखा होता है प्लेन एंगल, क्या, प्लेन एंगल, ANGLE, ओके, एंगल या प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल इसका जो होता है आपको, इसका जो यूनिट होती है बेटा उसको हम रेडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, ठीक है। तो एंगल क्या होता है कि जो दो प्लेन होता है थोड़ा सा झुकाव हो जाता है तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। और इसका जो आपका यूनिट है रेडियन है, रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। तो ये जो था आपका एंगल। आपको एक चीज पता होगा कि 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई होता है, या 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई होता है, या 90 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये चलिए थोड़ी सी चीज जानते रहे, आगे लेक्चर में काम आएगा। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े बस। तो बेटा अब है सॉलिड एंगल। क्या है सॉलिड एंगल, हमने बताया था इसको हम किससे रिप्रेजेंट, 3D में इसको देखेंगे, किसमें देखेंगे, 3D में। कहने का मतलब ये है जैसे आपके पास कोई कोन है, क्या है, अरे वो जो बर्फ वाला कोन होता है वो नहीं, वही समझ लो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये कोई कोन है, क्या है, कोन है, कोन है ना, बाल्टी बन गया, ओ सर गलत बना दिए, कोन ऐसे ही होता है। तो कोन आप ये कोन बन गया,
ठीक, यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। अभी मैंने कहा बेटा कि सॉलिड एंगल क्या होता है जिसको हम 3D में दिखाते हैं, मतलब कोई कोई प्लेन है, इधर से भी आती है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो मतलब ऐसे बनता है आपका जो बनता है, ऐसे बनता है ऐसे। तो अंदर जो कोड बन रहा है, अंदर जो एंगल बन रहा है, एंगल वो होता है आपका सॉलिड एंगल। समझ रहे क्या है सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल मतलब 3D में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोन आपके पास है तो कोन ऐसे कुछ शेप बनाता है, तो अंदर का यहाँ ऊपर का ही बेटा, ऊपर कोई एंगल नहीं बन रहा है, एंगल बनता है तो नीचे बनता है, ठीक है। वहां पे थीटा मतलब एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सो अब इसकी हम क्या बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट आपकी जो होती है, या आप इसको पहले आप जानते हो कि ये जो होता है सॉलिड एंगल, उसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है एरिया अपॉन आर रेडियस का स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। अब इसकी जो यूनिट आएगी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ये इसकी है यूनिट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसटी से, ठीक है। तो हमने एंगल भी पढ़ लिया, सॉलिड एंगल भी पढ़ लिया। सॉलिड एंगल क्या है? जो 3D में हो, जैसे ऐसे है, कोई शेप अंदर बना रहा हो, कोई एंगल बना रहा हो, तो इसका जो फार्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसडी से। तो बच्चों क्या होता है कि आप बताओ, कोई लेंथ और अगर हम नापते हैं तो लेंथ को हम मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, डेसीमीटर में भी नापते हैं और मिलीमीटर में भी नापते हैं। वो इतना इतना सारा है, कैसे याद करेंगे सर? तो बेटा उसके लिए हम क्या कि सारे साइंटिस्टों ने एक इंटरनेशनल मीटिंग बुलाई, जिसमें एक डिफाइन किया गया कि लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे मीटर में, और किल मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आता है आपका डायमेंशनल। क्या आता है? डायमेंशनल। तो बेटा डायमेंशनल जो कि मेन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 11 में 12 में बीएससी भी करोगे, बीए करोगे, कुछ भी करोगे, डायमेंशनल जरूर पूछेगा। समझ लो कि ये बेस है, फिजिक्स का ये बेस है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर रहते होते हैं, वीडियो बनाते हैं, 2 मिनट में बताते हैं कि आइए मेरा वीडियो देखिए, 2 मिनट में हम आपको डायमेंशन बताएंगे। अरे यार 2 मिनट में मैगी बन के नहीं तैयार होती, तो तुम 2 मिनट में डायमेंशन सिखा दोगे? बेटा आप उस सारी वीडियोस के चक्कर में, हम कोई टीचर की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सही से पढ़ाओ ना। बाकी स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन क्या है आइए फिर से, तो आप लोग कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन कि डायमेंशन आर द पावर्स, क्या है? डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट, टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर राइज्ड इन order to, are raised to order to express the derived unit of a quantity. फिर से dimension are the powers, dimension are the powers to which the fundamental unit are raised in order to express, in order to express the derived unit of a quantity, ठीक है। अभी एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। पहले आप इस चीज को ध्यान दें कि हमने आपको भी ये सारी बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आप जब डायमेंशन लिखेंगे तो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा ये बॉक्स आप जरूर बनाएंगे, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर डायमेंशनल होता है। अगर आप ये बॉक्स नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो लेंथ के होते हैं एल, मास का होता है एम, टाइम का होता है टी, टेम्परेचर का होता है के या थीटा, दोनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का होता है ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका होता है सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका होता है मोल। क्लियर है? बेटा ये देखो ये डायमेंशन नहीं है, तो सर ये क्या है? आप हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं? ये डायमेंशन नहीं है बेटा, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है वो बताते हैं हम लोग को। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं एरिया, एरिया
आपको पता है आप डायमेंशन दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको फार्मूले का यूनिट पता हो तो आप लिख सकते हो, अगर एरिया मतलब अगर आपको फार्मूले का पूरा फार्मूला पता हो, फार्मूले का पूरा फार्मूला पता हो तो आप डायमेंशन लिख सकते हो। जैसे एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यूनिट ही होता है मीटर स्क्वायर। आप जानते हो मीटर का होता है एल, एल मतलब लेंथ और इनटू में ब्रेथ। क्लियर? लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लेंथ मतलब मीटर, इसको डायमेंशनल के फॉर्म में लिखते हैं एल इनटू ब्रेथ। ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ है और डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एल लिखते हैं, तो ये भी एल, एल इनटू एल इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये आपका हो गया डायमेंशनल ऑफ एरिया इक्वल्स टू एल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिए, हम मिटा दे सारी चीजें, मिटा देते हैं। दिल दिया है ओ सर दिल दे रहे हैं, नहीं सर दिल नहीं दे रहे हैं सर, डायमेंशनल को दिल दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका डेंसिटी ले लेते हैं। क्या? डेंसिटी। डेंसिटी बेटा आपको पता होगा कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वैल्यूम। हमने आपसे कहा था कि अगर आपको यूनिट पता हो या उसका फार्मूला पता हो तो आप क्या लिख सकते हो? डायमेंशनल उसका लिख सकते हो। तो आप बताओ मास, मास का क्या होता है डायमेंशनल? एल एम, एम होता है ना, और वैल्यूम का क्या होता है? तो वैल्यूम इक्वल टू होता है, वैल्यूम वैल्यूम मतलब होता है, वैल्यूम मतलब क्या होता है? एल क्यूब। नहीं समझ पाए? फिर से समझते हैं। आपको पता है कि वैल्यूम मतलब होता है एल इन मीटर क्यूब। एल मतलब वैल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है एम का क्यूब। तो इसमें 3 है तो L इंटू एल इंटू एल लिख सकते हैं, L इंटू एल इंटू एल, तो एल क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो बेटा अब m मास का होता है, एल क्यूब वैल्यूम का होता है। तो अब जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो आप एक ब्रैकेट में लिख देना m l की पावर -3। कोई भी चीज ऊपर जाती है तो हो जाती है निगेटिव। क्लियर? तो ये होता है डेंसिटी का डायमेंशनल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आईआईटी जेईई में पूछता है, आईआईटी जेईई में पूछता है कि डेंसिटी का डायमेंशनल कितना है। तो आप ये मत बताइएगा कि डेंसिटी का डायमेंशनल m l t की पावर -3। आपको ये नहीं बोलना है। हमने डेफिनेशन में क्या बताया कि डायमेंशनल इज द पावर। क्या? डायमेंशनल इज द पावर, डायमेंशनल इज द पावर। यही पावर्स को आपको बताना है कि वही है डायमेंशनल। जैसे डेंसिटी का डायमेंशनल पूछ लिया तो आप बताओगे द डायमेंशनल ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू -3। क्लियर? पूछेगा बताइए यम का डायमेंशनल कितना है, तो आप लोग बताओगे द डायमेंशनल ऑफ मास। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल ऑफ मास इक्वल्स टू m1 द, थोड़ी सी राइटिंग बेटा डाउन है, द डायमेंशनल of mass equals to 1 or the dimensionals of volume आप लिखोगे -3। सही है बेटा? समझ पाए आप? अगला एग्जांपल लेते हैं, पास करना। डायमेंशनल्स में हमने समझा डायमेंशनल्स क्या है, कुछ फार्मूलेज लिखे हैं जिनको आपको याद करना है। हमने लगभग 12 लिख चुके हैं और कुछ आपके बुक में भी हैं, बुक्स से भी आप लिख लीजिएगा। जैसे एरिया का होता है फार्मूला यूनिट मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर इसका होता है डायमेंशनल्स,
वैल्यू का मीटर क्यूब, इसका एल क्यूब, डेंसिटी का किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, तो m अपॉन एल क्यूब, तो एल क्यूब ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हैं ना, तो ऐसे है वेलोसिटी फोर्स, बेटा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट लगा देना। फोर्स क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, फोर्स का हमको याद करना है कि mlt माइनस 2। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास m और वेलोसिटी का होता है l अपॉन t। ये बेटा ब्रैकेट जरूर लगा देना, ब्रैकेट छोड़ना मत, ये ब्रैकेट छोड़ देगा तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसका होता है mlt माइनस 1 वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका होता है फोर्स का होता है mlt पावर माइनस 3 और डिस्प्लेसमेंट का होता है l, तो ml स्क्वायर t माइनस 2। एनर्जी का होता है जूल, ml स्क्वायर t माइनस 2 और इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, इसका भी है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा इतना आपको याद करना है क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लास 11th में आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी और भी चीजें मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि डायमेंशनल कांस्टेंट के रूप में कैसे होगा मासेस। तो कांस्टेंट के रूप में सो बच्चों अगर डायमेंशनल्स ऑफ सम कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशनल्स कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे पहला लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फार्मूला होता है c अपॉन v, वेयर इज c वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेयर इज v वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है l अपॉन t और इसका भी होता है l अपॉन t। अच्छा बेटे आप ये बताओ यहाँ पे सारी चीजें कट जाएंगी, जीरो आ जाएगी, कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, मतलब कुछ नहीं। क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि डायमेंशन जो होता है उसको अगर हम अच्छे से लिखें तो mlt के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में? mlt। तो ना अब यहाँ पे सब कुछ जीरो है तो इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम डायमेंशंस को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है आगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फार्मूला होता है F इक्वल टू G कैपिटल G m1 m2 1 r स्क्वायर, वेयर इज m मास, वेयर इज r मास के बीच की डिस्टेंस दूरी, तो G इक्वल टू Fr स्क्वायर m1 m2, तो उसका जो डायमेंशन निकल के आता है m माइनस 1 t की पावर 3 और l की पावर 3 और t की पावर माइनस 2। ठीक है अगला है प्लांक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आपको केमिस्ट्री में क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। तो प्लांक कांस्टेंट H इक्वल टू H होता है, इसका जो फार्मूला होता है H इक्वल टू होता है H और F, वेयर इज F फ्रीक्वेंसी, वेयर इज H प्लांक कांस्टेंट, वेयर इज E एनर्जी, तो H इक्वल टू E अपॉन फ्रीक्वेंसी। हमने एनर्जी का जानते हैं ml स्क्वायर t माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी का होता है t माइनस 3 t माइनस 1 सॉरी t माइनस 1, तो इसका जो डायमेंशनल बन के आता है ml स्क्वायर t माइनस 1। तो बच्चों आज का लेक्चर यही हम लोग खत्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत चीजें सीखी। हमारा ये पहला लेक्चर था, यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर था, तो इसमें हम लोगों ने डायमेंशनल ऑफ सम कांस्टेंट तक खत्म किया। अगले लेक्चर में आप लोग को मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।